हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 2 बिजनेस इन्वायरमेंट ही हम कर रहे हैं। अभी ख़त्म हो जाएगा। अभी दो टॉपिक हमारे बाकी है, ठीक है। जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं यूनियन के बारे में। मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स, मेजर जो यूनियंस बने, ट्रेडिंग ब्लॉक्स बने, उसे हमें स्टडी करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स बने, हमने ट्रेडिंग ब्लॉक्स का मीनिंग पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होता है। ग्रुप बन जाता है कंट्रीज़ का जिनका ऑब्जेक्टिव सिमिलर है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मेनली हम बात करेंगे, वो सबका ही सिमिलर है, इसलिए वो कंट्री का ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और वो लोग काम करते हैं खुद की कंट्रीज़ को, मेंबर कंट्रीज़ को आगे लाने के लिए। ट्रेड बैरियर्स हटाते हैं वो लोग, एंड उनके कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ लाना है, ठीक है, पॉलिटिकल ग्रोथ लाना है, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है ट्रेडिंग ब्लॉक। अभी हम यहाँ पे ट्रेडिंग ब्लॉक में सबसे जो बड़ा, जो मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक रहेगा वो है यूरोपियन यूनियन। तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। यूरोपियन यूनियन, द यूरोपियन यूनियन वॉज फॉर्मली कॉल्ड एज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। उससे पहले क्या कहा गया था यूरोपियन यूनियन को? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईईसी जिसे कहा गया था, एंड एस यूरोपियन कॉमन मार्केट, ईसीएम। द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1957 by signing Treaty of Rome by 6 countries। कौन सी 6 कंट्रीज थी? फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, ठीक है। ये 6 कंट्रीज थी जिन्होंने साइन किया ट्रीटी, माने कि एग्रीमेंट, ट्रीटी ऑफ रोम साइन किया गया। 1957 में ये एग्जिस्टेंस में आया। नाउ इन जून 2022 there are 27 number nations of European Union. The European Union nations include, देखिए सबसे पहले तो सिर्फ 6 कंट्रीज़ थी, मेंबर कंट्रीज़ थी, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो के करंट सिचुएशन में अभी 27 कंट्रीज़ मेंबर्स है यूरोपियन यूनियन में। अभी वो 27 कंट्रीज़ के सबके नाम दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स आप प्रेफर कर सकते हैं कि कौन कौन सी 27 कंट्रीज़ हैं मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। नाउ उन लोगों ने एक नोट बताया है यहाँ पे, यूके एग्जिटेड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन ऑन 1 फरवरी 2020। यूके निकल गया था 2020 में। अभी ये जो यूरोपियन यूनियन बना, ये जो ट्रेडिंग ब्लॉक बना, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे? तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूरोपियन यूनियन आर टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल विद इन द रीजन। जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ थी उनके बीच में फ्री मूवमेंट अलाउ किया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह एम्प्लॉयज़ जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ जाके काम कर सकते हैं। एंड दूसरा, एक कंट्री में कोई कंपनी है तो दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। तो फ्री मूवमेंट अलाउ किया ऑफ लेबर एंड कैपिटल। दूसरा, टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ मेंबर नेशन। जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ है, हमने देखा 27 मेंबर कंट्रीज़ है, उन सबका इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। इकोनॉमिकली ग्रोथ कब होगा? जब कंट्री में बिजनेसेस की इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट करेगा बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा, तब हम कह सकते हैं कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज टू असिस्ट मेंबर नेशन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस और इमरजेंसीज। देखिए कोई भी जगह पे, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम तो हो सकती है, एमरजेंसीज आ सकती है, क्राइसिस हो सकते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वॉर हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में हेल्प करना एक दूसरे को, ये एक ऑब्जेक्टिव था यूरोपियन यूनियन का। नाउ नेक्स्ट इज टू सपोर्ट मेंबर नेशन इन इंटरनेशनल फोरम्स लाइक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने पढ़ा था, उसमें सपोर्ट करना मेंबर नेशंस को। नेक्स्ट इज टू एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स ऑन मेंबर नेशंस। मेंबर नेशन के लिए जो ट्रेड बैरियर्स है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है ट्रेड करने में, उसे हटाना, ठीक है।
जैसे टैरिफ कम किया जा सकता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज़ टू इम्प्रूव पॉलिटिकल रिलेशंस विथ मेंबर नेशन। इकोनॉमिकली तो हमने बात की कि भाई कंट्रीज़ ने ग्रो करना है, डेवलपमेंट करना है, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कंट्री में। कंट्री के जो एक दूसरे के साथ रिलेशन है पॉलिटिकली, वो भी अच्छे होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। तो टू इम्प्रूव पॉलिटिकल रिलेशंस विथ मेंबर नेशन। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन मेंबर नेशन। एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए कंट्री में। एम्प्लॉयमेंट कब बढ़ेगी? टैरिफ बैरियर हटा दिया, ड्यूटीज़ कम लगने लगी प्रोडक्ट पे, तो ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ? ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। नाउ नेक्स्ट, टू एनहेंस सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस। कंट्री में मेंबर नेशंस के बीच में सोशली एंड कल्चरली रिलेशंस इम्प्रूव होने चाहिए। टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अमॉन्ग फर्म्स ऑफ मेंबर नेशंस। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए। अभी मान लो एक कंट्री है, उसकी कंपनी ने दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो क्या होगा? वो कंपनी उसकी टेक्नोलॉजी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, दोनों ही कंपनीज कनेक्टेड है, साथ में काम कर रही है, तो क्या होगा? एक जगह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकती है दूसरी जगह पे। अब एक जगह पे R&D हुआ था टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है और वो ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरी जगह पे, तो दूसरी कंट्री में को भी यहाँ पे बेनिफिट होता है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का बेनिफिट मिलना चाहिए। ये रहे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। अभी नेक्स्ट हम पॉलिसीज़ की बात करेंगे। पॉलिसीज़ ऑफ यूरोपियन यूनियन, कौन कौन सी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की यूरोपियन यूनियन ने? द मेन वंस आर कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसी बनाया। इट एम्स एट इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ द EU फार्मर्स। देखिए, जितनी भी कंट्रीज है जहाँ जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो वैसे जगहों पे और भी इम्प्रूवमेंट आना ज़रूरी है। अभी यूरोपियन यूनियन ने क्या ट्राई किया कि उनके जो मेंबर नेशंस है, वहाँ के जो फार्मर्स हैं, वो और प्रोडक्टिविटी से काम कर सके, उनके एग्रीकल्चर में और प्रोडक्टिविटी आए, अच्छी क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस हो, एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस हो, अच्छे प्राइस पे वो लोग सेल कर पाए। ठीक है, तो उनके कंट्री के फार्मर्स के बारे में यूरोपियन यूनियन ने सोचा। इट ऑल्सो एम्स टू मेक अवेलेबल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल रेट्स। अब ये जो फूड प्रोडक्ट्स बने वो रीजनेबल प्राइस पे मिलने चाहिए। किसको? कस्टमर को। ऐसा नहीं है चलो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, अच्छा प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो भाई सामने प्राइसेस बढ़ गई, कस्टमर के लिए नुकसान हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर को प्रोडक्ट्स रिजनेबल रेट्स पे मिलने चाहिए। इट अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स अमॉन्ग द मेंबर नेशन। फ्री मूवमेंट अलाउ किया फूड प्रोडक्ट का अमॉन्ग मेंबर नेशंस। नाउ नेक्स्ट इज कॉमन फिशरीज पॉलिसी। अब यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट लाया? इट प्रोवाइड्स इक्वल एक्सेस टू फिशिंग एरियाज टू ऑल नेशनल्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। सबको इक्वली एक्सेस करने मिलेगा। ठीक है, फिशिंग एरिया सबके लिए इक्वल राइट रहेंगे, वो लोग फिशिंग कर सकते। इट अडॉप्ट्स कॉमन मार्केट स्टैंडर्ड्स फॉर मरीन प्रोडक्ट्स। अभी जितनी भी जगहों पे ये मरीन प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं, सबके लिए मार्केट स्टैंडर्ड्स कैसे रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। स्टैंडर्ड्स मतलब जो रूल्स रहेंगे ट्रेडिंग करने के, वो सबके लिए ही सिमिलर होंगे। अभी ये हो गया सेकेंड, कॉमन फिशरीज पॉलिसी। नेक्स्ट इज कॉमन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड रहेगा ये। इट एम्स एट इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ऑफ द इंटायर कम्युनिटी। इट मॉनिटर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन द कम्युनिटी। देखिए, जितने भी मेंबर नेशंस है, ठीक है, अभी इन मेंबर नेशन के बीच में फ्री ट्रेड अलाउ किया गया, गुड्स मूव होगा यहाँ से वहाँ,
ठीक है। तो अभी इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कौन सी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज़ हो रही है गुड्स के मूवमेंट के लिए, एंड कब से लेके कितने टाइम तक गुड्स पहुंच रहा है, पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मॉनिटर करना एंड कंट्रोल करना, ये चीज़ें आती है कॉमन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी। अब ये फिस्कल पॉलिसी रहेगा रिलेटेड टू टैक्स रेट्स। गवर्नमेंट जो टैक्स रेट लगाती है वो आता है अंडर फिस्कल पॉलिसी। नाउ फिस्कल पॉलिसी इट एम्स एट यूनिफिकेशन ऑफ टैक्स रेट्स एंड अदर फिस्कल मैटर्स। यूनिफिकेशन मतलब एक ही सिमिलर टैक्स रेट रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। मान लो पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है तो हमने एक जगह पे अलग टैक्स लगाया, दूसरी जगह पे अलग, ऐसा नहीं। यूनिफिकेशन, सिमिलर रेट लगेगा सबके लिए, एंड अदर फिस्कल मैटर्स वो भी सेम रहेंगे। इट मॉनिटर्स कॉमन वैल्यू एडेड टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स इन द मेंबर स्टेट्स। अब ये क्या करेगा, वैल्यू एडेड टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स चेक करता रहेगा। मतलब कि जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर हुआ है, उसके बाद वो आगे जा रहा है मान लो होलसेलर के पास, उसके बाद रिटेलर के पास, तो क्या हो रहा है इस चेन के अंदर सब लोग अपना कॉस्ट ऐड करते जाएंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे, उसके बाद आगे वो सेल करने वाले हैं। तो जो भी वैल्यू ऐड हुआ उसके ऊपर टैक्स लगेगा एडिशनल, तो वो वैल्यू एडेड टैक्स ऑन प्रोडक्ट चेक करते रहना है। ये सारी चीज़ें आएगी अंडर फिस्कल पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या चीज़ बताई उन लोगों ने, इट फैसिलिटेट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट अमॉन्ग मेंबर नेशंस। इंडस्ट्रीज़ है, प्रोडक्शन का काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, तो उन्हें अलाउ किया गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इट एम्स एट इम्प्रूविंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ EU मेंबर स्टेट्स। देखिए EU मेंबर्स, यूरोपियन यूनियन के जितने मेंबर्स हैं हमने देखे 27 मेंबर्स हैं, अगर वो अच्छे से R&D कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट ला सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, तो वर्ल्ड मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में वो आगे जा सकते हैं, उनकी पोजीशन इंक्रीज हो सकती है। तो ये एक एम रहा पॉलिसी जो उन्होंने अडॉप्ट की। नाउ नेक्स्ट इज कंपटीशन पॉलिसी। कंपटीशन की बात करेंगे। अभी मेंबर नेशन है इतने सारे, तो कंपटीशन भी हो सकता है सबके बीच में। नाउ इट प्रोहिबिट्स एग्रीमेंट्स which lead to prevention or restriction of competition within the European Union। देखिए कंपटीशन होना ज़रूरी है मार्केट में, ठीक है, तब जाके ही बिजनेस अच्छे से काम करेंगे, क्वालिटी गुड्स देंगे कस्टमर को, कुछ ना कुछ नया R&D करेंगे टेक्नोलॉजी में, मशीनरी में। तो कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कंपटीशन कैसा होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस ने कोई गलत एक्टिविटी कर दी, जैसे हम कहते हैं कि मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दी प्रोडक्ट के लिए, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है, ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हो गई। कुछ गलत कर दिया कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये तो ऐसा कहा गया कंपटीशन पॉलिसी के अंदर कि इट प्रोहिबिट कर दिया, मना कर दिया, एग्रीमेंट्स विच लीड टू प्रिवेंशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंपटीशन विद इन द यूरोपियन यूनियन। कंपटीशन को जो रिस्ट्रिक्ट करता है वैसे एग्रीमेंट को बंद करना है। इट एम्स टू प्रमोट कंपटीशन विद इन द यूरोपियन यूनियन बाय रिस्ट्रिक्टिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। क्या चाहता है यूरोपियन यूनियन कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस ना हो, कोई गलत एक्टिविटी में बिजनेस ने इन्वॉल्व नहीं होना है। कंपटीशन में आगे जाने के लिए हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके बिजनेस अच्छे से प्रोडक्शन करेगा, क्वालिटी गुड्स देगा एंड कस्टमर को भी बेनिफिट मिलता है। तो ये रही कुछ पॉलिसीज़ जो अडॉप्ट की थी यूरोपियन यूनियन ने। अभी आगे हम देखें तो उन लोगों ने बताया है बेनिफिट्स टू मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। क्या क्या फ़ायदे हैं यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को। तो यहाँ उन लोगों ने बोला है रेफर पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स। जो हमने
पहले लेक्चर में ऑलरेडी हम आगे पढ़ चुके हैं ट्रेडिंग ब्लॉक्स के क्या क्या फ़ायदे हैं मेंबर नेशन के लिए, तो वो हम वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्पेशल अचीवमेंट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। अभी यूरोपियन यूनियन इतने सालों से काम कर रहा है, तो इतने सालों में क्या क्या अचीवमेंट हुए वो हम देखेंगे। इन 1968 सबसे पहले फ्री ट्रेड इन इंडस्ट्रियल गुड्स विद इन द ग्रुप एंड कॉमन प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स। 1968 में क्या अचीवमेंट कर लिया कि फ्री ट्रेड अलाउ किया गया ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स विद इन ग्रुप। जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड होगा इंडस्ट्रियल गुड्स का, एंड अ कॉमन प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स। जितने भी मेंबर्स कंट्रीज़ है, ठीक है, अभी उन मेंबर कंट्रीज़ में बहुत सारी कंट्रीज़ में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो रहे होंगे, सेल हो रहे होंगे वहाँ से। अभी कैसा है कि उसके जो प्राइस लगते हैं सब कंट्रीज़ एक ही प्राइस रखेगी, सिमिलर प्राइस होगी। ये हुआ इन 1968। अब उसके बाद है नेक्स्ट 1970, रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल वेर रिड्यूस। मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, एक पर्सन एक कंट्री में है, वहाँ से उसे दूसरी जगह दूसरी कंट्री में जाके काम करना है, उसे हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ लेबर। दूसरा मूवमेंट ऑफ कैपिटल, एक कंट्री में से एक कंपनी ने दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, जिसे हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ कैपिटल। तो इन चीज़ों पे पहले रिस्ट्रिक्शंस थे जो अलाउ किया गया, लेकिन विद इन मेंबर कंट्रीज़ में ये अलाउ किया गया। नेक्स्ट इज 1975 में द यूरोपियन यूनियन एलिमिनेटेड most trade barriers on import from 46 nations in Africa, the Caribbean and the Pacific region that were former colonies of European Union countries। क्या किया इन लोगों ने? most trade barriers थे उसे हटा दिया जो लगते थे imported goods पे। ट्रेड बैरियर्स, अब वहाँ पे टैरिफ भी आएगा, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी आएंगे। जैसे कि कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगती थी, टैरिफ बैरियर की हम बात करेंगे, तो वो रिड्यूस कर दी, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिए। दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर, अदर देन कस्टम ड्यूटी या टैक्स की हम बात करेंगे तो अदर जो रिस्ट्रिक्शन लगते थे, ठीक है, जैसे कोटा पे लिमिट थी, वो सारी हटा दी, नॉन टैरिफ बैरियर भी रिमूव कर दिए, तो ट्रेड बैरियर को हटा दिया गया। उसकी वजह से क्या हुआ, कम प्राइस पे गुड्स मिलने लगा यूरोपियन यूनियन के मेंबर नेशन को। अब ये जो एलिमिनेशन हुआ वो कहाँ से हुआ? इंपोर्ट हो रहा था फ्रॉम 46 नेशंस इन अफ्रीका। अफ्रीका के 46 नेशंस में से जो इंपोर्ट हो रहा था वहाँ पे अलाउ किया गया ये। नाउ नेक्स्ट इज 1986, द यूरोपियन यूनियन अमेंडेड ट्रीटी ऑफ रोम with single European Act which provided for removal of all remaining barriers to free flow of goods, services and resources among member nation। अब यहाँ पे क्या हुआ, सारी चीज़ें अलाउ की गई। देखिए, ऑल रिमेनिंग बैरियर्स, जितने भी बैरियर्स थे सबको हटा दो ताकि इंटरनेशनली फ्री ट्रेड हो सके, फ्रीली ट्रेड हो सके, गुड्स का ट्रेड हो सके, ट्रेड इन सर्विसेज एंड रिसोर्सेज भी ट्रांसफ़र हो सके विद इन मेंबर नेशन, ठीक है। ये चीज़ हुई इन 1986। नेक्स्ट इज 1993, यूरोपियन यूनियन रिमूव्ड ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड रिसोर्सेज अमॉन्ग इट्स मेंबर नेशंस। 1995, the membership of European Union increased to 15 nations and increased to 25 nations in 2004। 2004 में कितने हो गए? 25 कंट्रीज़ हो गई मेंबर। 1999 की बात करेंगे, 11 नंबर nations of European Union formed Eurozone to adopt a single currency euro। Later on another 7 nations joined the Eurozone। ये Eurozone जो बना, पहले कितने थे? पहले थे उनके 11 नंबर थे, उसके बाद 7 कंट्रीज़ ने और ज्वाइन किया Eurozone को। Thus there are 18 numbers of Eurozone
2007 में क्या हुआ, द मेंबरशिप ऑफ यूरोपियन यूनियन इंक्रीज टू 27 कंट्रीज विद इन रोमानिया एंड बल्गेरिया ज्वाइनिंग द ग्रुप, एंड इन 2013 to 28 member nation with the joining of Croatia. At present it is the largest trading bloc. सबसे largest कौन सा है, यूरोपियन यूनियन in the world in terms of foreign trade ahead of नेफ्टा. इससे सबसे आगे यूरोपियन यूनियन आता है, उसके बाद नेफ्टा आएगा, ठीक है. और इसके मेंबर्स कितने हैं, 27 मेंबर्स हैं, जो सबसे आगे है फॉरेन ट्रेड में. चलिए यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया यूरोपियन यूनियन फर्स्ट ट्रेडिंग ब्लॉक. नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेफ्टा. इन सितंबर 1993 द यूएसए, Canada and Mexico signed the North American Free Trade Agreement, which created the trading bloc NAFTA. It came into force on 1/1/1994. NAFTA was expected to remove all trade barriers among the member by 2009. कभी बना ये 1994 और बाय 2009 उन लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि 2009 तक हम क्या कर लेंगे, सारे ही ट्रेड बैरियर्स को हटा देंगे. ऐसा उन्होंने कुछ एम किया था. अभी ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इसके. टू एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स ऑन ट्रेड एंड फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस. ट्रेड बैरियर्स हटाना है, टैरिफ हो या नॉन टैरिफ हो, बैरियर्स को हटाना है. ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट रहेगा. टू डेवलप कल्चरल एंड सोशल रिलेशंस, ये हमने पढ़ा आगे भी. टू रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेंबर नेशंस. देखिए विद इन मेंबर नेशन की बात की है. टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र हो रही थी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वहाँ के रिस्ट्रिक्शन हटाने हैं. टू नेगोशिएट कलेक्टिवली विथ नॉन मेंबर्स ऑन सर्टन फॉरेन ट्रेड मैटर्स. अभी नॉन मेंबर्स जो है उनके साथ क्या करेंगे, ये लोग नेगोशिएट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, डिस्कस करेंगे. कलेक्टिवली मेंबर नेशन एक साथ मिलके कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे नॉन मेंबर के साथ. किस रिलेटेड, फॉरेन ट्रेड मैटर से रिलेटेड. जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैरियर्स लगते हैं उसके रिलेटेड निगोशिएट करेंगे. नेक्स्ट इज टू प्रमोट फेयर कंपटीशन इन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट. फेयर कंपटीशन लाना है, ठीक है. कुछ भी अनफेयर चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इलीगल चीज़ें नहीं होनी चाहिए. टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसके ऊपर रॉयल्टीज़ मिलता है, फीस मिलती है, ठीक है, उसे क्या करना, प्रोटेक्शन देना. उसके बारे में ऑब्जेक्टिव रहा इन लोगों का. नेक्स्ट इज टू डेवलप इंडस्ट्रीज इन मैक्सिको in order to create employment and to reduce migration from Mexico to USA. क्या हुआ था, मैक्सिको में कुछ क्राइसिस थे, उसकी वजह से लोग क्या कर रहे थे, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस वो लोग मूव हो रहे थे यूएसए में, ठीक है. तो क्या करना, इंडस्ट्रीज जनरेट करना मैक्सिको में ताकि लोगों को वहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उन्हें शिफ्ट ना होना पड़े यूएसए में. ये एक ऑब्जेक्टिव रहा. नेक्स्ट इज टू असिस्ट मैक्सिको इन अर्निंग एडिशनल फॉरेन एक्सचेंज टू मीट इट्स फॉरेन डेब्ट बर्डन. देखिए फॉरेन डेब्ट बर्डन था मैक्सिको का, उसके लिए असिस्ट करना, ठीक है. टू अर्न एडिशनल फॉरेन एक्सचेंज. एडिशनल फॉरेन एक्सचेंज जब वो अर्न करेगा तभी ही लाइबिलिटी पे कर पाएगा, तो उस अर्निंग में हेल्प करना, ये एक एम रहा नेफ्टा का, ऑब्जेक्टिव रहा. अभी बेनिफिट्स की बात करेंगे, बेनिफिट्स टू मेंबर नेशन. तो सेम वहाँ पे हमें रेफ़र करना है पॉजिटिव एप्लीकेशंस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक, जो हमने आगे के लेक्चर्स में किया हुआ है. अभी आगे देखते हैं अचीवमेंट, स्पेशल अचीवमेंट्स ऑफ नेफ्टा. क्या क्या अचीवमेंट रही, स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला है इंक्रीज इन ट्रेड अमोंग मेंबर नेशंस. ट्रेड बढ़ाना अमोंग मेंबर नेशंस. अभी ऑफकोर्स जो ट्रेडिंग ब्लॉक बना है वो सबसे पहले तो खुद की मेंबर कंट्री के बारे में ही सोचेगा,
उसको आगे लाने के लिए ही सोचेगा, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रेड बढ़ाना है। ट्रेड अमॉन्ग द 3 NAFTA nations has increased by over 5 times between 1993 and 2009। 1993 से लेके 2009 तक तो कितना बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया ट्रेड। इन 1993 द ट्रेड वॉज $300 billion which increased to $1600 billion in 2009। इतना ट्रेड बढ़ गया गुड्स का। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन FDI, foreign direct investment। There is considerable increase in growth of FDI among the NAFTA nations। For instance, FDI by USA in Mexico and Canada was nearly $360 billion in 2009। Also, FDI by Canada and Mexico in USA was $240 billion in 2009। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था, एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो भी बढ़ गया। नाउ थर्ड आएगा अचीवमेंट, वो है हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सपोर्ट जो हो रहा था मेंबर नेशन से, वो बढ़ गया। द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट ऑफ USA टू कैनेडा एंड मैक्सिको हैव इंक्रीज कंसिडरेबली सिंस signing of NAFTA agreement। At present, Canada is the #1 importer of US agricultural items followed by Mexico। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करता है? कनाडा करता है, उसके बाद मैक्सिको करता है फ्रॉम US एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ गया। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, ये तो फ़ायदा होने ही वाला है। The employment in USA has increased due to NAFTA। There is increased demand for manufactured items of USA from Mexico and Canada। क्या हो गया, मैक्सिको एंड कनाडा से ज़्यादा डिमांड आने लगी USA के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए, मैन्युफैक्चर्ड आइटम के लिए। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो सामने प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होने वाली है, लोगों को वहाँ पे जॉब देनी पड़ेगी, तब जाके वो काम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सामने डिमांड को वो डिमांड के लिए सामने सप्लाई जनरेट हो पाएगी, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। ऑल्सो द एम्प्लॉयमेंट इन मैक्सिको हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड फॉर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स ऑफ मैक्सिको फ्रॉम USA। मैक्सिको में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई। ये एक फोर्थ अचीवमेंट हम कहें या बेनिफिट मिला कंट्रीज़ को। नेक्स्ट इज मैक्सिको ओवरकम फिनेंशियल क्राइसिस। देखिए मैक्सिको में फिनेंशियल क्राइसिस हो गए थे, लोग मूव हो रहे थे एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरी जगह पे। तो इन 1994 मैक्सिको फेस्ड डीप फाइनेंशियल क्राइसिस। कब हुआ था ये? इन 1994 ड्यू टू द साइनिंग ऑफ NAFTA agreement। Mexico could overcome the financial crisis by 1997 due to economic growth and financial package by IMF Indian Monetary Fund। क्या हो गया, 1994 में जो क्राइसिस हुए थे वो ख़त्म हो गए बाय 1997 ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होने लगा कंट्री का, खुद का इंडस्ट्रीज जनरेट हुई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने लगी लोगों को, एंड फाइनेंशियल पैकेज मिला बाय इंडियन मॉनिटरी फंड, वहाँ से भी हेल्प मिली जिसकी वजह से मैक्सिको बाहर निकल गया फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड पॉलिटिकल रिलेशंस। इकोनॉमिकली हम बात कर रहे हैं कि आगे बढ़ना है, इकोनॉमिक ग्रोथ लाना है, लेकिन पॉलिटिकल रिलेशंस भी देखने पड़ेंगे। द पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन NAFTA nations have improved considerably due to improvement in political relations। There was considerably improvement on the economic front। इकोनॉमिकली ग्रोथ अगर हम चाहते हैं कि कंट्री का हो तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और जब दो कंट्री की हम बात करेंगे, दो कंट्री में अगर इकोनॉमिकली अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, ट्रेड आगे बढ़ना चाहिए, तो वो दो कंट्री के पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो इकोनॉमिकली ग्रोथ होने में काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर वेलफेयर।
कंज्यूमर को क्या फ़ायदे हुए, तो देर इज़ कंसीडरेबल इम्प्रूवमेंट कंज्यूमर वेलफेयर इन द मेंबर नेशंस ऑफ नेफ्टा. द कंज्यूमर गेट क्वालिटी गुड्स at right price due to the technological development, economies of large scale for the firms of member nation. Yes, हमने देखा, आगे भी देखा कि हेल्दी कंपटीशन बन रहा था. उसकी वजह से क्या हुआ, कस्टमर्स को अच्छा क्वालिटी गुड्स मिलने लगा, अच्छी प्राइस पे मिलने लगा. इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल हुआ. कैसे हुआ, प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, सामने प्रोडक्शन ज़्यादा करना है. ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का बेनिफिट मिलने लगा बिजनेसेस को, जिसकी वजह से प्राइसेस कम हुए कस्टमर के लिए. तो ये फ़ायदे रहे कस्टमर वेलफेयर, कस्टमर के लिए बहुत फ़ायदा हुआ. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ मेंबर नेशन. जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कब बढ़ेगा, जब कंट्री में इनकम बढ़ेगी तब बढ़ेगा. अभी इंक्रीज इन जीडीपी हुआ ऑफ मेंबर नेशन, नेफ्टा के मेंबर कंट्रीज में जीडीपी इंक्रीज हो गया. देयर इज कंसिडरेबल ग्रोथ इन जीडीपी ऑफ मेंबर नेशन सिंस 1993. द जीडीपी ऑफ 3 nations हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. देखिए, हमने देखा डिमांड बढ़ने लगी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, सामने प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है. गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से बिज़नेस ज़्यादा कमा रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं. तो जिसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है उसकी भी इनकम बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो रहा है. तो क्या हुआ, सबकी इनकम बढ़ने की वजह से जीडीपी इंक्रीज़ होता है. द इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज़ मेनली ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंज्यूमर्स ऑफ द नेफ्टा नेशंस. ठीक है, तो ये हमने देख लिए 8 अचीवमेंट्स ऑफ नेफ्टा नेशंस. अभी आगे देखते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. अभी ये 3rd ट्रेडिंग ब्लॉक है जो हमें पढ़ना है. नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं स्टूडेंट. तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय एवरीवन.